हेलो, नमस्ते आप सभी को। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम कर रहे हैं एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट्स। हमने बोला था कि आपके 10 दिन एग्जाम के बाकी हैं और इन 10 दिनों के अंदर हम आपके 10 प्रैक्टिस सेट ऐसे करेंगे 20-20 क्वेश्चन के, जिससे आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब मैं जो आपको करवाने वाला हूँ वो 20 ना केवल प्रैक्टिस सेट होंगे, उस 20 प्रैक्टिस सेट में 200 क्वेश्चन नहीं बल्कि 200 नए कंसेप्ट होंगे। वो सारे कंसेप्ट जो है आपने से पहले पढ़े भी होंगे, लेकिन आप उसमें अच्छा नहीं कर पाए। तो फिर 200 जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन होंगे, ये सारे वैसे क्वेश्चन होंगे जो आप अगर एक बार कर लेंगे, उसके बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस तो हो जाएगा अपने आप पर कि आप एग्जाम में बेहतर करके ही आएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आज अपना सबसे पहला प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। नोटबुक ले लीजिएगा, अपनी सारी चीज़ें आपको लिखनी है। जितनी भी चीज़ें आप लिखेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि जितना आप उन चीज़ों को दोबारा रिवाइज़ करेंगे, वो आपकी उतनी ही पक्की होती चली जाएँगी। ठीक है? अगर किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई दिक्कत दिखाई देती है, आवाज़ में या फिर किसी आपको विज़िबिलिटी के अंदर, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, हम उसके ऊपर इम्प्रूव ज़रूर करेंगे। ठीक है? तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ये प्रैक्टिस सेट हमारा पहला होगा। ऐसे-ऐसे प्रैक्टिस सेट हम कितने करेंगे? आने वाले 10 दिन तक। आने वाले 10 दिन तक, नेक्स्ट 10 डेज़ तक हम ये प्रैक्टिस सेट करेंगे आपके, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और ये प्रैक्टिस सेट ना केवल सिर्फ़ क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे जो क्वेश्चन्स हैं, उनके पीछे छुपे हुए हैं कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट आपको बनाएँगे बेहतर औरों से। ठीक है? तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला प्रैक्टिस सेट आज आपको देखना है कि आप कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसा आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है, आपसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने के तरीके होते हैं। वो आपसे 20 क्वेश्चन तो पूछेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपको उसी ऑर्डर में पूछे। हो सकता है वो आपको एरर का क्वेश्चन पहले दे दे, वो हो सकता है आपको एरर का क्वेश्चन सबसे लास्ट में दे। हो सकता है आपका एग्ज़ाम खुलते ही सबसे पहले आपके सामने कॉम्प्रिहेंशन आ जाए, और हो सकता है कोई सिनोनिम आ जाए, कोई एंटोनिम आ जाए। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है कि कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने का। वो आगे-पीछे कैसे भी हो सकता है। हो सकता है सिनोनिम का क्वेश्चन सबसे लास्ट में हो सकता है आपको कॉम्प्रिहेंशन बहुत पहले आ जाए, तो आपको उसके लिए तैयार ही रहना पड़ेगा। ठीक है? लेकिन वादा करता हूँ कि अगर आपने ये 20 प्रैक्टिस सेट कर लिए, तो आप औरों से बेहतर बन जाएँगे। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहले इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, हालाँकि वहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को देखा, आप पहचान चुके होंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको करना क्या है। फिर भी जिन बच्चों को दिक्कत होती है, उनके लिए बता दूँ, आपको पहले देख लेना, यहाँ पर लिखा है द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको इसमें से एरर बताना है कि किस ऑप्शन के अंदर एरर होगा। ये जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, और ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को फाइंड आउट कीजिए कि इस क्वेश्चन के अंदर एरर क्या हो सकता है। फिर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम ठीक किस तरीके से कर सकते हैं, और इसको ठीक किए जाने का तरीका क्या होगा। ठीक है? पहले आप देख लीजिए कि आपको कौन-सा पार्ट है जो एरर दिखाई दे। क्वेश्चन लिखा है, ईच मेंबर ऑफ टीम रिसीव ए मेमोरेबल आफ्टर द मैच इज ओवर। यहाँ पे आपके सामने ही एक क्वेश्चन है, और असल में क्वेश्चन है एरर का। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पार्ट है, ये पार्ट कौन से हैं जो यहाँ से उठाए गए हैं, कि इनमें से कौन सा पार्ट है जो कि गलत है। यहाँ पे लिखा है ईच मेंबर, क्या ईच मेंबर गलत हो सकता है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ऑफ द टीम, ठीक है, टीम की बात की जा रही है। रिसीव, यहाँ पे जो गलती है वो रिसीव में है। क्यों गलत है? देखो, आपने पढ़ा होगा कि ईच के साथ और एवरी के साथ आप हमेशा नाउन भी सिंगुलर यूज करते हो। आने वाले नाउन भी कैसे होते हैं? सिंगुलर। और उनके बाद आने वाली वर्ब भी कैसी होती है? वो भी अपने आप में सिंगुलर वर्ब होती है। और वर्ब सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनती है? अगर आपको पता हो कि वर्ब को सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाया जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप एग्जाम्पल से देखिएगा। आप एग्जाम्पल से क्या देखिएगा? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए कार, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए कार्स, क्या आप उनको पहचान के बता सकते हैं कि गलती किसके अंदर है? आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा होगा कि गलती है इसके अंदर, कि ए के बाद में प्लूरल नाउन का आप यूज नहीं करेंगे। ए के बाद आप हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा गया है ए कार। अगर मुझे एक से ज्यादा गाड़ियों के बारे में बताना होगा, तो मैं यहाँ पे एक कार्स ना लिखकर मैं लिख सकता हूँ टू कार्स। अगर मुझे दो गाड़ियों के बारे में बताना है, अगर मुझे दो से ज्यादा तीन के बारे में बताना है, तो मैं थ्री कार्स लिख सकता हूँ। ये मेरा प्लूरल बनाने का तरीका है। तो इसी तरीके से जब यहाँ पे आप देखेंगे कि ईच मेंबर आपको दिया गया है, तो इतना तो आपको क्लियर होगा कि ईच जब आपको इस सेंटेंस की स्टार्टिंग में दिया गया है, तो आगे आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा,
वो वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो क्या नाउन सिंगुलर है? तो देखा ईच मेंबर अपने आप में सिंगुलर है। तो उसके बाद में आने वाली वर्ब कहाँ है? तो इस सेंटेंस की वर्ब है रिसीव। तो क्या रिसीव अपने आप में सिंगुलर है या प्लूरल है? आप बोलेंगे सर ये तो प्लूरल है। क्यों? मैंने बताया होगा आपको कभी, मैं लिखता हूँ दे गो, मैं बोलता हूँ दे गोज। आप मुझे बताइए कि दे गो होगा या दे गोज होगा? अब देखने में तो लगेगा कि सर दे गो होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है। क्यों होगा? क्योंकि सर दे अपने आप में एक प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल है। तो उसके बाद आने वाली वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल। तो क्या गो प्लूरल है या गोज प्लूरल है? तो आप बोलेंगे सर गो प्लूरल है। क्यों? क्योंकि वर्ब के बाद एस या ईएस लगाकर आप उसको कैसा बनाते हो? सिंगुलर बनाते हो। तो गो अगर आपकी वर्ब है, उसके बाद आपने एस या ईएस का यूज कर दिया, तो आपने उसको बना दिया सिंगुलर। एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे ही, गो या गोज। तो आप बोलेंगे सर ऑब्वियस सी बात है गोज होगा। क्यों होगा? क्योंकि ही सिंगुलर है, तो उसके बाद आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो गोज अपने आप में सिंगुलर है। तो यहाँ पे ईच जब अपने आप में सिंगुलर है, तो उसके बाद आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे रिसीव ना होके यहाँ पे होगा रिसीव्स। तो यहाँ पे आप किसका यूज करेंगे? RECEIVES, रिसीव्स का यूज करेंगे, ना कि रिसीव का। समझ में आया आपको कि ईच और एवरी अगर आपको किसी सेंटेंस में दिखाई दे जाते हैं, तो उसके बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, और उसके बाद आने वाली वर्ब भी आपकी हमेशा सिंगुलर होगी। लेकिन क्या सिर्फ ये कंसेप्ट कंप्लीट है अपने आप में? क्या ये कंसेप्ट कंप्लीट है? अब मैं आपको बताता हूँ कि ईच और एवरी का फंक्शन क्या होता है, कि ईच और एवरी किस तरीके से काम करते हैं। ईच और एवरी में आपको पता होना चाहिए कि ईच आपका प्रोनाउन की तरह और एक एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है। एवरी प्रोनाउन और एडजेक्टिव। याद रखना कि एवरी कभी भी प्रोनाउन की तरह एक्ट नहीं करता, एवरी हमेशा एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है। और ईच आपका प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह रिएक्ट कर सकता है। कैसे? एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लीजिए मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा ईच मेंबर ऑफ टीम, और मैं यहाँ लिख देता हूँ एवरी मेंबर ऑफ टीम। तो आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे ईच का और एवरी का रोल क्या है? आप बोलेंगे सर यहाँ पे ईच और एवरी का रोल क्या है? तो ये इस तरीके से एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। एडजेक्टिव की तरह कैसे काम कर रहे हैं? देखेंगे सर मेंबर अपने आप में क्या होता है? हमने तो पढ़ा है सर मेंबर अपने आप में एक नाउन है। अब ये मेंबर भी अपने आप में नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने का काम किसका होता है? ऑब्वियस सी बात है एडजेक्टिव का होता है। यहाँ पे एडजेक्टिव का काम क्या होता है? किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का। तो ईच और एवरी किस तरीके से काम कर रहे हैं? यहाँ पे देखेंगे तो सर ये तो अपनी तरीके से एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। इस सेंटेंस से समझिए, यहाँ पे लिखा है मेंबर, मेंबर अपने आप में नाउन है, तो उससे पहले आया तो उसको क्वालिफाई करने का मतलब कि ईच एक के बारे में बात कर रहे हैं, एवरी सभी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। क्वालिफाई किसको कर रहा है? किसी नाउन को। लेकिन दूसरी जगह अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करता हूं, ईच ऑफ द मेंबर, वो लिखता हूं एवरी ऑफ द मेंबर। अब आप बताओ उसमें से कौन सा सही है? अगर आपने अब से पहले पढ़ा होगा तो आप बिल्कुल बेझिझक बता देंगे कि सर इसमें से पहले वाला ठीक है, दूसरे वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सर हमने पढ़ा था कि ईच एडजेक्टिव और नाउन दोनों की तरह परफॉर्म कर सकता है, लेकिन एवरी किसकी तरह? प्रोनाउन की तरह परफॉर्म नहीं कर सकता। यहाँ पे लिखा है ईच। अब आपको कैसे पता कि ईच अपने में प्रोनाउन है? देखिए सर यहाँ पे लिखा गया है ऑफ द मेंबर। ऑफ द मेंबर यहाँ पे लिखी गई ये वाली कौन क्या है? ये प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के भी किसी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बनता। अब अगर ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होगा? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ईच होगा। अगर ईच होगा तो ईच सब्जेक्ट बनेगा, और सब्जेक्ट कौन हो सकते हैं? किसी भी वाक्य के अंदर सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं। तो ईच अपने आप में किसका रोल प्ले कर रहा है? यहाँ पे प्रोनाउन का। लेकिन इस सेंटेंस में देखो, इस सेंटेंस में भी सेम है सर। यहाँ पे बात की जा रही है ऑफ द मेंबर्स। ऑफ द मेंबर प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो सब्जेक्ट कौन बनेगा? एवरी। लेकिन एवरी कभी भी प्रोनाउन की तरह रिएक्ट नहीं कर सकता, कभी नहीं। क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है, जैसे यहाँ पे लिखा है मेंबर्स, अगर सभी मेंबर्स की बात कर रहा हूँ तो फिर मैं एवरी को यूज क्यों कर रहा हूँ? अगर मैं सभी मेंबर्स की ही बात करती तो फिर मैं दोबारा से एवरी का यूज क्यों करूंगा? तो एवरी को आप कभी भी प्रोनाउन की तरह यूज नहीं करेंगे, उसको आप एडजेक्टिव की तरह ही यूज करेंगे। इसके अलावा ईच को आप दोनों प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आप सभी के लिए नया भी हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर जितने भी फर्दर क्वेश्चन बनने होंगे
वो इसी कंसेप्ट में बनेंगे जो कंसेप्ट आपने सीख लिया। ठीक है, आई थिंक देयर इज इशू ऑफ ब्लरिंग, शायद अब नहीं हो रहा। ठीक है, इसको ठीक करेंगे, कुछ ब्लर इशू है, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सा एरर है। देखिए, जब आप पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा, एक तो होती है स्टेट वर्ब। जी सर, हमने स्टेट वर्ब के बारे में पढ़ा, और एक आपने पढ़ा था सर एक्शन वर्ब के बारे में। एक्शन वर्ब, सर स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब होती क्या है, मैं बताता हूँ। स्टेट वर्ब आपकी कौन सी होती है, कुछ के एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे सी, विश, वांट, बिलीव, विश, वांट, डिजायर, सारी आपकी क्या है, स्टेट वर्ब है, जिसके अंदर कोई एक्शन नहीं होता, जो अवस्था में होती है, ठहरी हुई होती है। लेकिन अब आप एक्शन वर्ब के कुछ एग्जांपल देखेंगे तो आप उससे समझ जाएंगे। जैसे मैं लिखता हूँ गो, जाना, मैं कहता हूँ सिंग, गाना, क्या यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है। अगर मैं लिख देता हूँ प्ले, तो क्या खेलने में कोई एक्शन होता है, ऑब्वियसली बात है सर, एक्शन होता है, हैंड्स मूवमेंट होते हैं, हम भागते हैं, दौड़ते हैं। सिंग, क्या गाने में कोई एक्शन होता है, हाँ सर होता है कि हमें गली से गाना पड़ता है। वो जाना, जाने में कोई एक्शन होता है, हाँ सर पैदल पैदल जाना पड़ता है, तो एक्शन तो होता है। तो ये आपकी एक्शन वर्ब। अब आपने पढ़ा होगा किसके बारे में, आपने पढ़ा होगा एडवर्ब और एडजेक्टिव के बारे में। तो हमेशा याद रखना कि स्टेट वर्ब के बाद आप हमेशा किसका यूज करते हो, स्टेट वर्ब के बाद आप हमेशा एडजेक्टिव का यूज करते हो, इसका, एडजेक्टिव का। और एक्शन वर्ब के बाद आप हमेशा किसका यूज करते हैं, आप हमेशा एडवर्ब का यूज करते हैं। और अब एडवर्ब बनती कैसी है, कि एडवर्ब को आप कैसे बनाएंगे। आप देखिए, आपके सामने एक वर्ड लिखा है स्वीट, क्या स्वीट को आप आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि ये अपने आप में एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। अगर मैं स्वीट के बाद में जोड़ देता हूँ डिश, अब बताइए, अब तो आपके लिए आसान हो गया बताना कि अपने आप में नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि डिश देखिए, डिश अपने आप में क्या है, एक नाउन है। वो किसी भी नाउन को क्वालिफाई करने का काम किसका होता है, ऑब्वियसली बात है एडवर्ब का तो होता नहीं, वो होता है किसका, एडजेक्टिव का। तो ये अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है। सीविट अपने आप में एडजेक्टिव है। तो जब आपको पता है कि जब आप किसी एडजेक्टिव को जब आप एडवर्ब बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, कि आप किसी एडजेक्टिव के बाद जब आप एल वाई एज ए सफिक्स यूज करते हैं, तो आप किसकी फॉर्मेशन करते हो, किसी एडवर्ब की फॉर्मेशन करते हो। यहाँ पे वर्ब लिखी गई है आपके सामने सिंग, गाना, गाना कैसी है, अपने आप में एक एक्शन वर्ब है। एक्शन मतलब यहाँ पे कोई काम हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई काम हो रहा है तो आगे आने वाला क्या होगा आपका, वो होगी आपकी एडवर्ब, ना कि एडजेक्टिव। तो स्वीट का अपने आप में एडवर्ब है, बोलेंगे सर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि स्वीट डिश मैंने यहाँ पे देखा, तो स्वीट डिश अपने आप में नाउन है, तो उसको क्वालिफाई करने का काम किसका है, स्वीट का, कि वो उसकी क्वालिटी बता रहा है कैसी है, मीठी है। तो ये अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पे भी एडजेक्टिव लिखा गया है, तो क्या एडजेक्टिव होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब। हमें यहाँ पे यूज करना किसका, एडवर्ब का। तो यहाँ पे ये होगी स्वीटली, राहुल सिंह वेरी स्वीटली। तो ये आपका इस तरीके से काम करता है कि स्टेट वर्ब जब आपको कोई दिखाई देती है, या फिर आपको एक्शन वर्ब कोई दिखा देती है, तो एक्शन वर्ब के बाद आप हमेशा किसका यूज करेंगे, आप एक्शन वर्ब के बाद हमेशा यूज करेंगे एडवर्ब का। तो यहाँ पे स्वीटली अपने आप में क्या हो जाएगी, ये एडवर्ब हो जाएगी, ना कि एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो आपका स्वीट है, वो किसी भी स्टेट वर्ब के बाद आप हमेशा यूज करेंगे किसका, किसी भी एडजेक्टिव का, ना कि किसी एडवर्ब। ठीक है, समझ में आया ये कंसेप्ट आपको, हालांकि आपको समझ में आया होगा। ये कंसेप्ट बहुत जरूरी था आपके एग्जाम के लिए। इसमें क्या होगा, एरर आपका एरर हो जाएगा, आपको क्या करना है, स्वीटली करना है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन, आपको अंडरलाइन सेगमेंट को ठीक करना है, कि आप इनमें से किसी चार ऑप्शन को उठाकर आप बताएंगे कि कौन सा पार्ट ऐसा होगा जो कि सही होगा। यहाँ पर आप सही कैसे करेंगे, क्वेश्चन में लिखा गया है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन बोल्ड सेगमेंट। अंडरलाइन बोल्ड सेगमेंट कौन सा है, ये वाला है। अब यहाँ पे लिखा है ही ड्रीम्स बिग देन हिज फ्रेंड। यहाँ पे बात की जा रही है कि वो अपने दोस्तों से बड़े सपने देखते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कंपैरिजन की, किसकी, ही की, उसकी कंपैरिजन किसके साथ, उसके दोस्तों के। जब हम किसी का कंपैरिजन करते हैं तो आपने एडजेक्टिव के अंदर पढ़ा होगा कि हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का। यहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा है बिग, ये अपने पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरिजन क्या होगा, यहाँ पे इसका कंपैरिजन होगा बिगर। तो ई आर लगाकर मैंने इसका क्या बनाया, कंपैरिजन बनाया। आप बोलेंगे कि सर ये पिक है, इसके बाद एक जी और क्यों आया, फिर आपने इसका बिगर क्यों बनाया। क्योंकि देखिए, इसके अंदर एक स्पेलिंग का रूल होता है कि जब आपको किसी वर्ड के अंदर एक सेलेबल दिखाई देता है, सेलेबल का मतलब आपको एक वोवल दिखाई देता है, तो उसके बाद में आपको उसके बाद में सी आई एस या फिर उसको कुछ ही
भी उसकी फॉर्मेशन करनी होती है, तो आप उसके बाद में जो उसका लेटर होता है, लास्ट वाला लेटर, उसको रिपीट करते हैं। हालांकि स्पेलिंग में जानेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखना कि बिग का कंपेरेटिव होता है बिगर। क्या कंपेरेटिव सिर्फ आई ई आर किसी वर्ड के लास्ट में ई आर लगाकर ही कंपेरेटिव बनाया जा सकता है? मैं बोलूंगा नहीं। किसी वर्ड से पहले आप मोर लगाकर या किसी वर्ड से पहले आप लेस लगाकर भी उसको कंपेरेटिव बना सकते हो। मोर और लेस, अब बोलेंगे सर मोर तो पता है कंपेरेटिव बना देगा, क्या लेस भी कंपेरेटिव बनाएगा? हाँ, कोई किसी से ज्यादा अच्छा हो सकता है तो कोई किसी से ज्यादा खराब भी हो सकता है। बहुत पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो ई आर लगाकर आई ई आर लगाकर भी आप कंपैरेटिव बनाते हो, लेकिन आप मोर और लेस लगाकर भी आप क्या करते हो, कंपैरेटिव बनाते हो। यहाँ पे हमें चाहिए कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी पिक की? बिगर। तो हिज यहाँ पे होगा हिज ड्रीम्स बिगर देन हिज फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स के ड्रीम से उनके ड्रीम्स, उसके ड्रीम्स बड़े हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? क्या यहाँ पे हमें यूज करना है कंपैरेटिव डिग्री का, तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी बिगर। ठीक है, विजिबल आप सभी? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने बताना है आपको, इसके अंदर आपको क्या फिल करना है। ये आपको फिलर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है जैन रिक्वेस्टेड मैरी, जैन ने रिक्वेस्ट किया किससे? मैरी टू ब्रिंग व्हाट? नोटबुक फॉर हर फ्रॉम द स्टेशनरी, स्टेशनरी की दुकान से। स्टेशनरी क्या होता है? एक बुक स्टोर जहाँ पे आपके बहुत सारे जो आपके पढ़ने लिखने का सामान मिलता है, स्टेशनरी स्टोर बोला जाता है। यहाँ पे बात करिए कि जेन ने रिक्वेस्ट किया किससे? मैरी से। किस लिए? टू ब्रिंग, लाने के लिए। क्या? यहाँ पे लिखा फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू और लिटल। जब आप एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो आप जानेंगे कि सर लिटल में और फ्यू में क्या डिफरेंस है। लिटल और फ्यू दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों एक दूसरे से अलग कैसे? अगर मैं आपसे बताऊं कि लिटल और फ्यू अगर दोनों इस तरीके से ही यूज हुए हैं, तो दोनों अपने आप में किसके लिए यूज होंगे? नेगेटिव के लिए, दोनों यूज होंगे नेगेटिव के लिए। दूसरी बात, अपने आप में लिटल होता है कैसा? अनकाउंटेबल, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, और फ्यू होता है फॉर काउंटेबल, जिसको काउंट किया जा सकता है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल आपको पता होगा। देखिए बेसिक चीजें सीखने नहीं बैठे, हमें क्वेश्चन करना है जल्दी, लेकिन कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो जरूरी है, हम आपको बता देता हूँ। लिटिल और फ्यू दोनों होते हैं यूज फॉर नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ना के बराबर मात्रा के लिए आप इसका यूज करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है कि लिटिल होगा इस हमेशा अनकाउंटेबल के लिए, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे लिख देता हूँ वाटर। क्या वाटर काउंटेबल है? नहीं। तो उससे पहले क्या लिख सकता हूँ? लिटिल वाटर इन द ग्लास। लिटिल वाटर इन द ग्लास का मतलब होगा कि ना के बराबर पानी है गिलास के अंदर, पीने लायक है ही नहीं। क्या मैं बोल सकता हूँ फ्यू वाटर? नहीं सर, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर अपने आप में अनकाउंटेबल है, जिसे गिना नहीं जा सकता, और आपने बताया कि फ्यू हमेशा यूज होगा किसके लिए? काउंटेबल के लिए। तो अब आपको यहाँ पे देख के पता लग गया होगा कि यहाँ पे लिखा है नोटबुक्स। तो नोटबुक्स अगर यहाँ पे लिखा है तो इतना तो क्लियर है कि सर यहाँ पे आने वाला हमेशा काउंटेबल के लिए यूज होने वाला ही आपको एडजेक्टिव यूज करना है। अब काउंटेबल के लिए यूज कौन होगा? लिटरली यूज होगा या फ्यू यूज होगा? आप बोलेंगे सर फ्यू यूज होगा। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि क्या सेंटेंस किसी प्रकार का नेगेटिव है? नहीं, किसी प्रकार का नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नहीं है। तो आप यहाँ पे यूज क्या करेंगे? तो आप यहाँ पे यूज करेंगे किसका? ए फ्यू का। ए फ्यू का मतलब कुछ बुक्स के बारे में बात कर रहा है। जो रिक्वेस्टेड मैरी, उससे रिक्वेस्ट किया टू ब्रिंग ए फ्यू बुक, फ्यू बुक्स। फ्यू के बाद आप हमेशा प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। लिटिल के बाद सिंगुलर, लिटिल के बाद हमेशा आपका लिटिल के बाद सिंगुलर, और फ्यू के बाद आप हमेशा अपना प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। यहाँ पे प्लूरल क्या हो गया? बुक्स। लिटिल बुक्स की बात करें, फॉर हर फ्रॉम द स्टेशनरी, तो ए फ्यू की आप बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि फ्यू हो जाएगा नेगेटिव के लिए, और फ्यू और लिटिल होते तो दोनों नेगेटिव के लिए है, लेकिन फ्यू यूज होगा काउंटेबल के लिए और लिटिल यूज होगा अनकाउंटेबल के लिए। तो बुक्स अपने आप में काउंटेबल है, तो काउंटेबल के साथ आप यूज करेंगे किसका? ए फ्यू का। यहाँ पे आप किसी कुछ पर्टिकुलर बुक्स की बात करें, कुछ की बात करते हैं। ठीक है, अपने आप में पॉजिटिव मीनिंग दे रहे हैं। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या है। जी, आपके एग्जाम में एक नरेशन का क्वेश्चन और एक वॉइस का क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। अब नरेशन और वॉइस को हम बेसिक से पढ़ने तो बैठे नहीं, लेकिन फिर भी देख के चलिए, क्या पता आपके एग्जाम में आप अच्छा सही कर ले, क्योंकि हालांकि किसी भी बच्चे के नरेशन और वॉइस के क्वेश्चन गलत नहीं होते, क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे कंसेप्ट है। अगर एक बार आपने उनको कर लिया तो आप गलत नहीं करेंगे। जैसे आपने लिखा ही आस्क्ड, उसने पूछा हमसे क्या? वेयर आर यू रीचिंग, कि तुम कब पहुंच रहे हो? तो आपने देखा यहाँ पे ये आपकी रिपोर्टिंग क्या है? ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये है आपकी रिपोर्टिंग क्या? स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। अब आपको पता है रिपोर्टिंग वर्ब आपकी सेम रहेगी, क्यों? इंटेरोगेटिव में आपकी सेम रहती है, तो यहाँ पे आएगा ही आस्क्ड, ये तो बिल्कुल सेम रहेगा, इन सभी में ही आस्क सेम है। उसके बाद में यहाँ पे वेदर,
वेदर यूज होगा नहीं, क्योंकि आगे यूज हुआ है क्या, डब्ल्यूएच फैमिली। जब डब्ल्यूएच फैमिली यूज होती है तो डब्ल्यूएच फैमिली बिल्कुल अपनी तरीके से जैसी है जैसी की तो रहेगी। वहन का वहन यूज करेंगे, वेदर को यूज नहीं करेंगे। उसके बाद में लिखा है आर यू रीचिंग। जब आप इस टेंस को चेंज करते हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप क्या करते हो, टेंस को चेंज करते हैं। अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट में जाता है। यहाँ पे आर किसकी वर्ब है, आप देखेंगे सर ये तो प्रेजेंट की वर्ब है, तो आप किस में जाएंगे, प्लूरल में। आज अगर प्रेजेंट की है तो प्लूरल क्या होती है इसकी है, पास्ट के अंदर क्या होती है सर, वर होती है। तो वर कहाँ पे, यहाँ पे विल नहीं होगा, फ्यूचर में जाएगा ही नहीं, यहाँ पे भी फ्यूचर में जाएगा। और यहाँ पे एक चीज और देख सकते थे, ये अपने आप प्रेजेंट में भी होगा नहीं, तो प्लूरल में अपने आप पास्ट में जाएगा, सॉरी तो पास्ट में जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ब तो टीच। समझ में आया आपको बात, ये है नरेशन। ये नरेशन का क्वेश्चन था, क्योंकि डब्ल्यूएच फैमिली हमेशा जैसी है जैसी की तो रहेगी। उससे पहले आप दैट का यूज भी नहीं करेंगे। आपको यहाँ पे ही हास अस दैट, यहाँ पे आपको दैट भी दे सकता है, लेकिन दैट भी अपने आप में क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि डब्ल्यूएच फैमिली है। तो आपको दो बार से इसको कंजंक्शन यूज नहीं करना, आप डब्ल्यूएच से ही वहन का वहन यहाँ पे यूज रहने देंगे। उसके बाद आप इसको एजर्टिव बनाएंगे। एजर्टिव क्या होता है आगे पढ़ेंगे, जब आप हमसे पढ़ेंगे। हमारे ऑफलाइन के बच्चों को तो बिल्कुल अच्छे से पता है कि इंटेरोगेटिव, अगर ये इंटेरोगेटिव है तो अजर्टिव कैसा होता है। इंटेरोगेटिव का मतलब कि आप डब्ल्यूएच फैमिली के बाद आप डायरेक्टली किसका, हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। अजर्टिव का मतलब होता है कथन, किसी को कुछ बताना। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसके बाद आप डायरेक्टली सब्जेक्ट का यूज कर रहे हो, सब्जेक्ट उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में आगे आने वाली डिस्क्रिप्शन। तो ये आपका अजर्टिव सेंटेंस है, ये आपका इंटेरोगेटिव। इसके बाद इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का निशान नहीं आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपको, अगला क्वेश्चन। अब देखिए, जब आप नरेशन के बाद वॉइस करते हैं, वॉइस में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वॉइस के अंदर कैसा होता है, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होती है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। कि यही एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का, हाँ होता है। जब आप इसको चेंज करते हैं वॉइस के अंदर तो क्या होता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और सब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है। ऑब्वियसली बात है, ऐसा ही होता है। हाँ तो देखिए इसमें कैसे करते हैं। इसमें बोला था बेबी किक द बॉल हाई इनटू द एयर। अब यहाँ पे क्या लिखा है सर, बेबी अपने आप में इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। किक मतलब होता है किसी को पैर से ऐसे लात मार देना, क्या हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई। द बॉल किसको मारा, बॉल को, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। आगे आने वाला इसकी क्या होगी, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट्री और एक यहाँ पे सेंस और बनती है कि इनटू अपने आप में क्या है, ये तो प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन के बाद क्या आया था, ये तो क्या ये वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो कभी भी किसी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बनता। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, बोलेंगे सर द बॉल, यहाँ पे द बॉल अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा सर, और जो आपका बाकी क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, पीछे चला जाएगा। अब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट एक साथ आ जाएंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था, बॉल, ठीक है, द बॉल सभी के अंदर कॉमन आ गया। द बॉल, द बॉय गलत होगा, द बॉय नहीं होगा, द बॉल से स्टार्ट होगा आपका सेंटेंस। उसके बाद में देखा है कि यहाँ पे लिखा है किक, तो अपने आप में क्या है, पास्ट है। अब टेंस कभी भी चेंज किसमें नहीं होता, वॉइस में नहीं होता, नरेशन में आपका टेंस चेंज हो जाता है। अब वॉइस में आपका टेंस चेंज नहीं होगा तो किक्ड, ये अपने वाले से नीचे वाले में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, वाज किक्ड हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे कैसा हो जाएगा, वाज किक्ड। हमेशा याद रखना कि जब आप वॉइस चेंज करते हैं तो उसमें हमेशा आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो वाज किक्ड हाई इनटू द एयर बाय द बॉय, यहाँ पे आप किसका यूज करेंगे, बाय का, क्योंकि ये काम बताना है आपको किसके द्वारा किया गया, सब्जेक्ट के द्वारा। आप सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट यहाँ पे है बॉय। ठीक है, समझ पाए आप, तो ये वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द बॉय वाज किक्ड हाई इनटू द एयर बाय द बॉल, बाय द बॉय। ठीक है, बॉय के द्वारा इस बॉल को हिट किया गया। आगे देखिए, आगे आपको बताया ना पीक्यूआरएस। पीक्यूआरएस का मतलब होता है अरेंजमेंट करना पैरा जंबल्स को, कि आपके सामने चार इस तरीके से आपको लाइन दी जाएंगी, सेंटेंस दी जाएंगी, उनको आपको अरेंज करना है और आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सी अरेंजमेंट है जो कि सही होगी। आपको जंबल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। सबसे पहले इसको करने का तरीका क्या होता है कि आपको देखने हैं कि ऑप्शंस कौन से हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन इनिशियली ये डी से स्टार्ट हो रहा है, ये सी से स्टार्ट हो रहा है, ये ए से हो रहा है और ये डी से हो रहा है। तो इतना तो आपको समझ में आया कि जहाँ पे दो बार अगर आपको डी डी दिखाई दे रहा है या फिर दो बार ए या ए दिखाई दे आपको, तो इतना तो आपको थोड़ा सा कॉम्बाइंड अंडरस्टैंडिंग लगानी है कि एक बार कि हो सकता है कि इनमें से कोई आंसर होगा। तो पहले हम उसी से चेक करके देखते हैं। अब ऐसा इसलिए है, इसी इसलिए है क्योंकि आपके पास एग्जाम में बहुत कम समय होता है, तो वहां पे आपको स्मार्ट अप्रोच लेनी पड़ती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि डी से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या एक बार डी से स्टार्ट करके देखें, ए से करके देखेंगे तो इज वर्ब आ गई, तो उससे पहले इसका कोई सब्जेक्ट आया नहीं। और क्या ये अपने आप में इंटेरोगेटिव है, नहीं, क्योंकि इंटेरोगेटिव होता तो ऑब्वियसली बात है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो सकता था। आगे देखो डू, सेम वही, इफ से हो रहा है,
इफ यू वांट टू लीव योर फुटप्रिंट ऑन द सैंड ऑफ टाइम। ठीक है, किसी की बात की जा रही है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो क्या आप एक बार डी से स्टार्ट करके देखें? ठीक है, डी यहाँ पे प्रायोरिटी में है, यहाँ भी प्रायोरिटी में है, तो डी से स्टार्ट करके देखते हैं। यहाँ पे लिखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट। आगे क्या है? सी इसमें है और इसमें ए है। क्या सी से हो सकता है? इज क्रेडिटेड विद सेइंग। किसने, किसकी बात की जा रही है? यहाँ पे बात होगी डी। डी के बाद में ए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बात की जा रही है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद में बोला इज क्रेडिटेड विद सेइंग, कि कहा, किसने कहा। अब कहने के लिए यहाँ पे कौन है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ही है, तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट ही हो जाएगा। उसके बाद में बोला है इज क्रेडिट सेइंग दैट, सेइंग क्या? इफ यू वांट टू लीव, अगर आप चाहते हो, लीव योर फुटप्रिंट, अपना फुटप्रिंट को छोड़ना, ऑन द सैंड ऑफ टाइम, समय की मिट्टी पर, डू नॉट ड्राई योर फीट, अपने जो पैर है उनको ड्राई मत करो। समझ पाए आप इस बात को? ये कहना क्या चाहते हैं? इसमें बोला कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद में आ गई वर्ब, किसके लिए? इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन है इस सेंटेंस का? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो डी के बाद में ए तो आना ही है। इतना आपने दिख गया कि डी के बाद में ए किसी भी इसके अंदर नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है आंसर तो आपका यही होना है। एग्जाम में अप्रोच आपकी ये होती है, सीखते वक्त आपको अप्रोच पूरी रखनी पड़ती है कि हमने देखा कि इज है, तो इसका कोई सब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ पे, तो सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट यू हो सकता है, लेकिन इससे पहले हमने देखा कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हमको दे रखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो क्या इसके बाद में हमें इसकी कोई डिस्क्रिप्शन दिया है? हाँ, इज क्रेडिट टू विद सेइंग, उन्होंने ऐसा बोला। क्या बोला? इफ यू वांट टू लीव, कि अगर आप चाहते हैं क्या, योर फुटप्रिंट ऑन द सैंड ऑफ टाइम, समय की मिट्टी के ऊपर अपने फुटप्रिंट, तो आपको क्या करना चाहिए? अपने पैरों को सूखा नहीं करना। तो ये था आपका पी क्यू आर एस। आगे चलते हैं। अब आपको बताना है यहाँ पे क्या, आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आपके सामने एक जो है आपके ब्लैंक है, उस ब्लैंक में आपको फिल करना है, इसमें से कौन सा होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट। देखो, वो वर्ब के तरीके से आपसे पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको वो एक वर्ड के तरीके से पूछेगा कि यहाँ पे इस वर्ड की सेंस क्या निकलती है। देखिए क्या लिखा है, माई ग्रैंड फादर वॉज ए फार्मर। फार्मर मतलब किसान, एंड ही अ फार्मर है 3 एकड़ ऑफ लैंड। 3 एकड़ जमीन को क्या करेंगे? ग्रो, बड़ा करेंगे? नहीं। कल्टीवेट, हाँ हो सकता है। एडवांस, नहीं। एडवांस कैसे बढ़ाएंगे कैसे? वो कल्चर्ड, पालन पोषण, नहीं। अब यहाँ पे लिखा गया है कल्टीवेट। कल्टीवेट का मतलब होता है उगाना। कल्टीवेट का मतलब होता है खेत को जोतना। इसका मतलब यहाँ पे बात की जा रही है, माई ग्रैंड फादर वाज ए फार्मर, जो कि फार्मर है, उसके ग्रैंड फादर ही, वो क्या करते? कल्टीवेटेड। कल्टीवेटेड करते किसको? 3 एकड़ ऑफ लैंड को, 3 एकड़ जमीन को क्या करते हैं? कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, कल्चर का मतलब होता है कल्चरल करना, और ग्रोन का मतलब होता है बड़ा करना। ग्रोन नहीं, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कल्चर्ड। राइट आंसर आपका ये होगा। ठीक है, आगे देखिए। फिर से आपको यहाँ पे बताना है कि इसके अंदर मोस्ट पिलर कौन सा होगा। मैनी टाइम्स, आगे आपको ब्लैंक दे रखा है। मैनी टाइम्स, आगे ब्लैंक आपको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। स्टार्ट विद द क्रिएटिव, क्रिएटिव व्हाट, एंड द इंड्यूरिंग पैशन ऑफ सिंगल इंडिविजुअल। क्या? मैनी टाइम्स हो सकता है किसके बारे में? इनोवेशन, ट्रेडिशन। ट्रेडिशन स्टार्ट होता है किससे? विद द क्रिएटिव लेथार्जी। लेथार्जी का मतलब तो होता है आलस। इसका मतलब होता है आलस या आलसी। तो लेथार्जी आलस, आलस के साथ कैसे होगा? नहीं हो सकता। डिटर्मिनेशन हो सकता है दृढ़ निश्चय। स्टेग्नेशन का होता है रोकना। रिनोवेशन, रिनोवेशन और डलनेस, फिर से नेगेटिव वर्ड, यहाँ पे नेगेटिव की जरूरत ही नहीं है। आगे लिखा है इनोवेशन। मैनी टाइम्स इनोवेशन स्टार्ट, बहुत बार क्या होता है कि इनोवेशन वो स्टार्ट होती है किससे? विद क्रिएटिव स्पार्क। क्रिएटिव स्पार्क का मतलब वो एक चिंगारी। क्रिएटिव स्पार्क के जरिए क्या होता है? इनोवेशन स्टार्ट होता है। एंड द एंड्यूरिंग पैशन ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल, किसी सिंगल इंडिविजुअल के साहसी प्रयासों से। एंड्यूरिंग का मतलब साहसी प्रयास। ठीक है, समझ में आया आपको? ये आपका फिलर था, तो यहाँ पे होगा इनोवेशन स्पार्क। आगे देखिए, आगे क्या है आपका, आपको बताना वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अनेबल टू स्पीक डिस्टिंक्टली, मतलब अच्छे तरीके से बोलने में, और एक्सप्रेस वनसेल्फ क्लियरली, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेशन करने के अंदर कोई व्यक्ति अनेबल हो, कि वो योग्य ना हो, अपने आप को अच्छे तरीके से जो एक्सप्रेस ना कर पाए, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं कि इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट का मतलब होता है जो अपने आप को दूसरे के सामने अच्छे से, अपने विचारों को किसी के सामने अच्छे से प्रकट ना कर पाए, वो व्यक्ति क्या कहलाते हैं? इनआर्टिकुलेट कहलाते हैं। ठीक है, इनियन का मतलब होता है बेहुदा, मतलब बेहुदा, बेहुदा। या फिर उसको आप बोल सकते हैं अपसर्ड, या फिर उसको आप बोल सकते हैं रेडिकुलस, जो भद्दा है। इसके अलावा
इनाज, इनाज का मतलब होता है कलम लगाना। कैसी कलम लगाना मतलब? कलम लगाने का मतलब है कि जब आपने देखा होगा कि बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनको, जो पौधा होता है किसी और ब्रीड का, और उसको हम किसी और की में कन्वर्ट कर देते हैं। उसकी पत्तियों या फिर उसकी जो तना है उसको काट कर उसको दूसरे पौधे के साथ जोड़कर उसको बाहर से टीप लगाकर क्या कर देते हैं, उसको ग्रो कर देते हैं, और वो फिर फल भी वैसे ही देता है। उसको बोलते हैं इनाज करना। और इनेप्ट होता है अयोग्य। देखो एप से बनता है एबिलिटी और एप्टीट्यूड किसी का, और इनेप्ट का मतलब होता है अयोग्य, कोई किसी काम के लिए अयोग्य है, उसको आप डल बोल सकते हो, या फिर इसको आप लेथार्जी बोल सकते हो, गुलीबल भी बोल सकते हो उसको, जो कि किसी काम को करने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, ऐसा व्यक्ति। ठीक है। इनआर्टिकुलेट का मतलब होता है अव्यंग्य तरीके से, जिसमें कोई अच्छे से बात करने का ढंग नहीं है, किसी को अपने आप को एक्सप्रेस करने का ढंग नहीं है, वो आपका इनआर्टिकुलेट कहलाता है। ठीक है। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आपको बतानी है इडियम, इसके अंदर से राइट इडियम कौन सी होगी? इडियम लिखिए ए फ्लाई ऑन द बॉल। अब देखो ईडीएम को करने का तरीका एक ही होता है कि आपको इनको याद करना होता है, इनके पीछे का कोई लॉजिक नहीं होता। बहुत सारी के पीछे तो कुछ स्टोरी होती है, लेकिन बहुत सारों के पीछे सिर्फ आपको याद करना होता है, कोई लॉजिक बनाकर अपना लॉजिक। यहाँ पे लिखा गया है ए फ्लाई ऑन द बॉल, इसको ऐसे याद रखो कि बॉल के ऊपर फ्लाई करना। किसी दीवार पे कोई फ्लाई कर सकता है? नहीं। तो क्या विजिलेंट सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड की तरह विजिलेंट करना गलत बात है। एन अनपरसीव्ड ऑब्जर्व, ऐसी कल्पना जो कि पूरी ना हो सके। हाँ, ऐसी कल्पना किसी दीवार के ऊपर उड़ना या कोई कल्पना है, और वैसी कल्पना है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, तो एक अनपरसीव ऑब्जर्व इसका आंसर हो जाएगा। इंटेलिजेंट पर्सन कहाँ होगा? नहीं, ये अनवेलकम गेस्ट नहीं। इसका मतलब हो गया फ्लाई ऑन द बॉल का मतलब ए अनपरसीव्ड ऑब्जर्व, ऐसी कल्पना जो कि पूरी ना हो सके, वो आपकी क्या कहलाएगी? ए फ्लाई ऑन द बॉल। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आपको बताना है सिनोनिम, यहाँ पे लिखा है सिनोनिम, आपको बताना है। सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर इन मीनिंग। अब ये वर्ड आपके सामने रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब क्या होता है? रिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना, त्याग देना, किसी को अपेंडन कर देना। अपेंडन, किसी को त्याग देना, किसी को लेफ्ट कर देना। अब अपेंडन, रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब त्याग देना। यहाँ पे इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जिनका मतलब होता है त्याग देना? यहाँ पे लिखा है फोरसेक। फोरसेक का मतलब ही होता है किसी को त्याग, त्याग देना, किसी को चीज, किसी अवस्था को आप त्याग देते हैं, उसका मतलब होता है फोरसेक कर देना, किसी को अपेंडन कर देना, किसी को लेफ्ट कर देना। इसके अलावा कैंडन, कैंडन, कैंडन का मतलब होता है किसी को क्षमा करना, क्षमा करना। इसको आप बोल सकते हैं पार्डन, किसी को माफी कर देना। हेम्पर, हेम्पर का मतलब होता है किसी के काम में बाधा डालना, बाधा, हेम्पर बाधा डालना। इसको बोल सकते हैं हिंड्रेंस, हिंड्रेंस या फिर ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल, किसी के काम में बाधा डालना, हिंड्रेंस पैदा करना, ऑब्स्टेकल करना। तो इसके अलावा प्रिवेंट, प्रिवेंट क्या होता है? किसी को बनाए रखना, रोकना, प्रिवेंट रोकना, प्रिवेंट या फिर सुरक्षित करना। प्रिवेंट करना, किसी को रोकना, फिर किसी को बनाए रखना। ठीक है। रिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना, अपेंडन कर देना, किसी को लेफ्ट कर देना। ये आपका रिनाउंस का मतलब होता है। फोरसेक का मतलब ये होता है किसी को छोड़ देना। कंडन का मतलब होता है किसी को माफी देना, पार्डन करना। हेम्पर का मतलब होता है हिंड्रेंस, किसी के अंदर बाधा डालना, ऑब्स्टेकल क्रिएट करना, वो आपका हिंड्र कहलाता है। ठीक है। आगे देखिए। ये वर्ड आपको बताना है इसके सिनोनिम क्या होगा। सिनोनिम का मतलब सिमिलर इन मीनिंग। ये वर्ड देखा देखा लग रहा होगा आपको, इससे आपको कभी भी इसको इससे कंपेयर नहीं करना। साइलेंट, साइलेंट का मतलब तो क्या होता है? शांत, क्वाइट। वो क्वाइट होता है, इसका मतलब होता है शांत। लेकिन यहाँ पे लिखा है सालियंट, सालियंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट, या फिर इसको आप बोल सकते हो महत्वपूर्ण। सालिएंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। इसमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जिसका मतलब हो जाएगा महत्वपूर्ण? जैसे यहाँ पे लिखा है नोटिसेबल। नोटिस का मतलब किसी चीज को आप नोटिस तभी करेंगे जब आप उसके ऊपर एम्फेसिस करेंगे, जब आप उसको नोटिस करेंगे, किसी के ऊपर जोर डालेंगे, किसी को आप महत्व देंगे। यहाँ पे लिखा है नेविगेबल, किसी को नेविगेट कर देना। इसके अलावा मेरीन, रिलेटेड टू वाटर। इसके बाद स्टडी, स्टडी का मतलब क्या होता है? स्टडी का मतलब होता है तगड़ा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये स्टडी नहीं है, ये लिखा है स्टडी। स्टडी का मतलब होता है रोबूस्ट, मजबूत होना किसी का, रोबूस्ट, या फिर हेफ्टी।
मतलब किसी का मजबूत होना। हेफ्टी या रोबूस्ट इसके मतलब हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टडी का मतलब होता है मजबूत होना, साइलेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट होना किसी चीज का, और नोटिसेबल जब आप किसी चीज को नोटिस करते हैं वो इंपॉर्टेंट ही होती है, इसलिए आप उसको नोटिस करते हैं, ठीक है। जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती उसको आप नेग्लेक्ट कर देते हैं। आगे देखिए, आगे बताना आपको एंटोनियम, इसका एंटोनियम क्या होगा। वर्ड आपके सामने लिखा है ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब क्या होता है, एंटोनियम का मतलब होता है पॉजिटिव मीनिंग। अब ड्वार्फ का मतलब होता है बोना, बोनसाई, आपने पढ़ा होगा बोनसाई। बोनसाई, बोनसाई क्या होता है, बोनसाई होता है एक छोटा पौधा, एक छोटा पौधा जो बड़े पौधे की तरह दिखाई देता है। वैसे ही बोना कौन होता है, एक छोटा आदमी, एक छोटी हाइट का आदमी, जो एक दिखाई देता है कि वैश्विक पुरुष की तरह, मतलब वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस से हाइट में छोटा होता है, बाकी वो शरीर से ग्रो कर रहा होता है। तो ड्वार्फ का मतलब होता है बोना। अब जाइंट, यहाँ पे लिखा है जाइंट, हमें बताना है इसका मतलब हमें उल्टा। जाइंट का मतलब होता है बड़ा, मैमथ, बेहमथ, ये सारे क्या होते हैं, जाइंट का मतलब होता है ह्यूज, बड़ा होना। मीडियम होता है क्या, मीडियम होता है माध्यम। अब मीडियम के दो मीनिंग होते हैं, एक तो मीडियम होता है किसी चीज का मीडियम में होना, मतलब कि अगर किसी चीज का एक्सेसिव बहुत ज्यादा, और एक होते हैं मीडियम, एक होते हैं लो, तो एक वो मीडियम होगा। एक मीडियम होता है माध्यम, कि किस मीडियम की तरह, जैसे लाइट ट्रेवल करती है तो किस मीडियम से ट्रैवल करती है, वो आपका मीडियम होगा। मिजरेबल, मिजरेबल होता है बहुत कम मात्रा में, और टेनी, टेनी का मतलब ये होता है स्मॉल, बहुत छोटा। मिजरेबल टेनी अवस्था में, मेजर, मेजर का मतलब होता है गरीब, पैनली, ठीक, तो मेजर बोल सकते हैं। आपके सामने लिखी है स्पेलिंग, आपको बतानी कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग है जो गलत हो। चार स्पेलिंग आप सभी के सामने है, इसमें से एक स्पेलिंग गलत है, कौन सी। क्या परफॉर्मेंस की स्पेलिंग गलत है, नहीं, पी ई आर ही होता है, फॉरमेंस बिल्कुल ठीक है, ए एन सी ई होता है, ना कि ई ए ही होता है, ठीक है। सिक्योर, सेक्रेटरी भी सही है, वैल्यूएबल भी ठीक है। यहाँ पे गलत है आर्ग्यूमेंट की, आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग क्या होती है, आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग होती है आर्ग्यूमेंट, इसमें आप ई, यहाँ पे एक्स्ट्रा ई जो लिखा है वो यूज नहीं होगा। आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग यही होती है, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग यही होती है। आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि आपको नाउन से एडजेक्टिव में बदलना होता है, आपको एडजेक्टिव से एडवर्ब में बदलना होता है, आपको कई बार किसी एडजेक्टिव को नाउन में बदलना होता है, तो वो आपकी होती है वर्ड फॉर्मेशन। इन वर्ड फॉर्मेशन के कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। जैसे यहाँ पे लिखा है एडजेक्टिव, तो ये जो आपके सामने लिखे नीचे एडजेक्टिव, उसके नीचे लिखी है एडवर्ब, यहाँ पे लिखे है वर्ब, और उसके नीचे लिखे है नाउन। तो आपको देखना है कि कौन सी फॉर्म है जो कि नाउन की है, कौन सी है जो कि आपकी एडवर्ब की है। यहाँ पे लिखा है क्यूरियस, क्यूरियस क्या है, अपने नाम में पार्ट ऑफ स्पीच में ये एक एडजेक्टिव है, और उसका जब आप बनाएंगे एडवर्ब तो बनेगी क्यूरियसली, क्यूरियसली। यहाँ पे लिखा है डेंजरस, तो यहाँ पे बनेगा डेंजरसली, एल वाई लगाकर। अभी हमने पढ़ा था कौन सा एग्जाम्पल, अभी पढ़ा था स्वीट डिश वाला। आप बोलेंगे सर डिश तो अपने में नाउन है, डिश नाउन है तो उसके पहले ये लिखा गया क्या, उसकी क्वालिटी बताने वाला क्या है, एडजेक्टिव है। अभी एडजेक्टिव है, तो जब मुझे इसका क्या बनाना था, एडवर्ब बनानी थी, तो मैंने क्या किया था, स्वीट, स्वीट के बाद मैंने क्या लगाई थी, एल वाई, तो क्या बन गई थी, स्वीट थी, तो क्या बन गया, ये एडवर्ब बन गई। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे सभी के अंदर एक चीज कॉमन है जो कि सफिक्स है एल वाई, यहाँ पे एल वाई कॉमन सफिक्स है, इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव से क्या बना है, कोई भी एडवर्ब बनी है। उसी प्रकार से आपके सामने कुछ वर्ब लिखी गई है। अब क्या होता है कि जब आप किसी नाउन की फॉर्मेशन करते हैं, तो नाउन की प्रमोशन करने के लिए आप हमेशा आई टी आई ओन, टी आई ओन, आई टी वाई, मेंट, नेस, डोम, ए एन सी ई, ई एन सी ई, ये सारे सफिक्स ऐसे होते हैं जब आप किसी वर्ब के बाद में लगाते हैं तो उससे आप क्या फॉर्मेशन करते हैं, किसी नाउन की। देखना, अब यहाँ पे देखेंगे एप्रिसिएशन, यहाँ पे लिखा है ए टी आई ओन, इसके अलावा यहाँ पे लिखा है मेंट, एंस, डेंस, इसके अलावा आईएनजी भी लगाकर आप क्या बनाते हैं, किसी नाउन की फॉर्मेशन करते हैं, टी आई ओ, तो ये सारे क्या है आपके, इससे बने आपके नाउन। ये वाली लिस्ट आपको एक बार देख लेनी है, आपके एग्जाम के लिए जरूरी है कि कौन सा आपकी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, कौन एडवर्ब है, कौन वर्ब है, और कौन नाउन है, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। अगर आप एक बार ये लिस्ट देख लेंगे तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है हमेशा। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है हमारा पैसेज। अभी हमें पैसेज को करना है। अब पैसेज को सबसे पहले हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे।
अब पैसेज को करने के दो तरीके होते हैं। एग्जाम में आप कैसे करेंगे? एग्जाम में करेंगे आप सबसे पहले देखेंगे उसके अंदर दिए गए क्या क्वेश्चन, पहले देख लेते क्वेश्चन क्या क्या देखेंगे सर। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हेन डू पेंगुइन्स कम ऑन लैंड, कि वो जमीन पर कब आते हैं। इसकी बात की जा रही है पेंगुइन्स की। तो ये देखो ये तो कंफर्म हो गया कि इस जो पैराग्राफ है इसके अंदर कहीं ना कहीं पेंगुइन्स की बात की गई होगी। ठीक है, दूसरा क्या है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन वॉल्क विद ए वेडल मीन, कि वॉल्क विद ए वेडल इसका अर्थ क्या है। जब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, जब उसमें देखेंगे, उससे पहले आपको क्या करना है, ऑप्शन को भी पढ़ लेना है एक बार। अब नेक्स्ट क्या है, विच वर्ड इज पैसेज मीन एक्सट्रीमली और अनयूजुअली स्मॉल, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली क्या, स्मॉल, छोटा के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा वर्ड आपके सामने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड गेट, इसमें से आपको इसका अर्थ बताना है। ठीक है, तो पहले आपको पैसेज पढ़ना है, पहले पैसेज पढ़ लीजिए, उससे पहले आपने क्वेश्चन देख लिया। अब आपके सामने पैसेज कौन सा है, ये वाला। इस पैसेज को हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, और आपको एग्जाम में क्या करना है, इसको जल्दी से क्विक रिवीजन करना है। क्विक रिवीजन कैसे करेंगे आप, जब आप एक बार देख लेंगे कि आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन कौन से हैं, तो आप इसको जल्दी कर पाएंगे। यहाँ पे वन बाय वन पढ़ने की कोशिश करते हैं। लिखा गया है पेंगुइन इज अ वाटर बर्ड, कि जो पेंगुइन है वो पानी में रहने वाला एक जीव है, एक पक्षी है। दैट कैन नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकता। इट हैज वेब्ड फीट, उसकी जो फीट है वो कैसे, वेब्ड का मतलब होता है झिल्लीदार, उसके पैर कैसे झिल्लीदार है। यहाँ लिखा गया है फीट, उसके जो पैर है वो झिल्लीदार है। एंड विंग्स, उसके जो पंख है, दैट लुक लाइक फ्लिपर्स, वो फ्लिपर्स की तरह दिखाई देते हैं, अपीयर्स होते हैं। ठीक है, इट यूजेस इट विंग्स ऑफ फ्लिपर्स फॉर अंडर वाटर स्विमिंग, वाटर के अंदर तैरने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी इन फ्लिप्स का यूज करते हैं। मैनी पेंगुइन्स, बहुत सारे पेंगुइन्स, मैनी के बाद आपको देखा प्लूरल नाउन यूज हुआ पेंगुइन्स, लिव इन द आइसी वाटर्स, आइसी वाटर ठंडे पानी के अंदर रहते हैं। कहाँ पे, नियर, इज नियर अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के नजदीक। दे सेल्डम विजिट लैंड, वो बहुत कम, वो कभी कभार आते हैं। सेल्डम का मतलब कभी कभार। कहाँ पे विजिट करते हैं, कहाँ पे, लैंड के ऊपर, वो कभी कभार लैंड के ऊपर विजिट करते हैं। किसके लिए, एक्सपेक्ट टू रेज देयर यंग वन, अपने जो छोटे पेंगुइन्स है, अपने जो बच्चे हैं, अपने जो क्या है, अपने जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण करने के लिए बहुत बार क्या करते हैं, वो बाहर आते हैं। इसके अलावा बाहर कभी नहीं आते। पेंगुइन्स हैव शॉर्ट लेग्स, उनकी टांगे क्या होती है, छोटी होती है। एंड टॉल, टर्पेडो शेप, वो टर्पेडो शेप की होती है बॉडी उनकी। और लैंड, पानी के जो बाहर, जो मतलब पानी से बाहर, दे आर एबल टू स्टैंड अपराइट, बिल्कुल सीधे खड़े हो सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर, दे वॉल्क विद ए वेडल, मतलब वो कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे चलते हैं। पेंगुइन, पेंगुइन ऐसे ऐसे चलते हैं। उनकी जो चलने की तरीका होता है वो सीधा नहीं होता, वो ऐसे 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 चल के चलते हैं। ठीक है, दे में अपीयर ऑकवर्ड, हालांकि वो ऐसा दिख सकता है कि वो ऑकवर्ड है, बट पेंगुइन्स एक्चुअली वॉक अबाउट फास्ट एंड पीपल, वो लोगों जैसे जो देखने में लोगों को ऐसा लग सकता है कि वो बुरा है, अब्सर्ड है। अब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, बेकार सा लग सकता है, ऑकवर्ड। लेकिन क्या है कि वो जो पीपल, इंसान है, उनसे भी तेज दौड़ सकते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो क्लेम रॉकी शोर्स, वो जो मिट्टी की चट्टाने उन पर चढ़ सकते हैं, बाई होपिंग फ्रॉम रॉक टू रॉक, एक रॉक से दूसरी रॉक के ऊपर ऐसे वो छलांग लगा सकते हैं। सम पेंगुइन्स ट्रेवल ओवर आइस एंड स्नो बाय द टोर बिगिंग, वो टोर बिगिंग से के जरिए क्या करते हैं, उसके ऊपर वो क्या ट्रेवल करते हैं। स्लाइडिंग ऑन देयर बेलीज, अपने पेट के जरिए सरक सरक है, बेलीज मतलब पेट। बट पेंगुइन्स ट्रेवल बेस्ट बाय स्विमिंग, वो तैर के बहुत अच्छा तैर, जो दूरी है उसको तय करते हैं, ट्रेवल करते हैं। आवर आफ्टर आवर, घंटों घंटों बाद, देर आर, आवर आफ्टर आवर मतलब घंटों घंटों तक। देर आर 17 स्पीसीज, मतलब यहाँ पे बात की जा रही है कि 17 प्रजातियां हैं। यहाँ पे बात की जा रही है 17 प्रजातियां, किसकी, पेंगुइन्स की। रेंजिंग इन साइज फ्रॉम द लार्जेस्ट, बड़े से लेके, यहाँ पे क्या लिखा है, एम्परर पेंगुइन टू द डिमिनिटिव फेरी पेंगुइन, छोटे छोटे और बड़े बड़े मिलाकर इनकी कम से कम 17 तरह की प्रजातियां हैं। डिमिनिटिव का मतलब होता है छोटा। पेंगुइन विल नॉट क्रॉस वार्म ओशन वाटर, वो क्या करते हैं, वार्म ओशन वाटर को क्रॉस नहीं करते, क्यों नहीं करते, देयरफॉर दे आर ऑल अराउंड इन द साउथ ऑफ इक्वेटर, कि इक्वेटर के साथ में आपको मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि वो वार्म वाटर को क्रॉस नहीं करते। ठीक है, गल्फोज पेंगुइन, जो एक इनकी वैरायटी हो सकती है कोई, इनकी जो स्पीसीज हो सकती है, लिव इन द फार्देस्ट नॉर्थ, नॉर्थ के बहुत दूर रहती है, फार्देस्ट, नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास, इन द कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में, अराउंड द आइसलैंड ऑफ सेम नेम, वो उस आइसलैंड पे रहती है। मतलब कि क्या बता रहा है कि पेंगुइन्स के बारे में सारी बातें उसने बताई, कि पेंगुइन्स कैसे कैसे अपने बाहर आते हैं, सॉरी, वो कैसे कैसे बाहर आते हैं, वो किस लिए आते हैं बाहर, सिर्फ अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए आते हैं। उनके पैर कैसे झिल्लीदार होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से चट्टानों पर ऊपर रेंगते रेंगते चले जाते हैं। उनकी चाल कैसी होती है, इस तरीके से चलते हैं ना कि वो सीधा चलते हैं,
इसके अलावा उनकी 70 प्रकार की स्पीसीज पाई जाती है। और क्या होते हैं वो इक्वेटर साउथ अंटार्कटिका के अंदर रहते हैं, कुछ है वो नॉर्थ की तरफ रहते हैं। आगे लिखा है पेंगुइन्स आर पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड, कि पेंगुइन्स जो है वो पूरे संसार के अंदर बहुत पॉपुलर है। प्राइमरली किसके लिए? फॉर देयर अनयूजुअल अपरेट, अपने सीधे खड़े होने, बेंडिंग गेट, अपनी चाल के लिए, कंपेयरिंग टू द अदर बर्ड्स, लैक ऑफ फियर ऑफ ह्यूमन, लोगों से उनको बहुत कम डर लगता है। दे स्ट्रीकिंग ब्लैक एंड व्हाइट प्लमेज इन ऑफन लिंक टू ए टेक्सटाइल सूट, उनकी जो जो उनका जो कलर होता है ब्लैक एंड व्हाइट, वैसे प्रतीत होता है कि उन्होंने क्या करा है कि टेक्सटाइल सूट, कोई सूट पहना है। ठीक है, दिस इज द योर पैसेज, ये पैसेज आपका था जो आपको देखना था। पैसेज की क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन डू पेंगुइन्स कम ओलैंड, अब हमने पढ़ा कि पेंगुइन्स क्या करते हैं, लैंड के ऊपर कहाँ आते हैं, बाहर क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, हमने पढ़ा होगा किस लिए। व्हेन दे हैव टू ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन, यहाँ पे वहां पे लिखा था यंग वंस, यंग वंस का मतलब अपने अपने छोटों को बाहर उनका पालन पोषण करने के लिए वो बाहर आते हैं। तो यहाँ पे लिखा है अपने ब्रिंग, अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए वो क्या आते हैं, बाहर आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द एक्सप्रेशन वॉल्क विद ए पेडल, इसका मतलब क्या होता है? वॉल्क विद ए पेडल का मतलब होता है उनकी चलने का ढंग बताया जाए यहाँ पे रन स्पेशली विद स्लिम लेग, भागते तो है नहीं। स्टैंड स्टिल प्लेस मूव नो वन साइड, नहीं, क्या वो खड़े एक जगह खड़े होकर अपने सर को घुमाते रहते हैं? नहीं। यहाँ पे वॉल्क विद शॉर्ट स्टेप, छोटे छोटे कदमों के साथ आगे बढ़ना। एंड क्लमजी स्वेइंग मोशन, कि क्लमजी मतलब वो दिखने में लोगों को क्लमजी लगता है कि वो इस तरीके से चलते हैं, इस तरीके से, तो उनका जो मूवमेंट है वो क्लमजी लोगों को लगता है, वो इस तरीके से चलते हैं। ठीक है, वॉल्क विद शटल का मतलब हो गया, शटल का मतलब हो गया वॉल्क विद शॉर्ट स्टेप, ए क्लमजी स्वेइंग मोशन, उसके अंदर वो चलना। अगला है वर्ड विच पैसेज मीन एक्सट्रीमली और यूजुअली स्मॉल, स्मॉल डिमिनिटिव, यहाँ पे हमने एक वर्ड पढ़ा था डिमिनिटिव, डिमिनिटिव का मतलब होता है छोटा, डिमिनिटिव का मतलब होता है छोटा, साइज में छोटा होना। पॉपुलर मतलब बदला। गेट, यहाँ पे किसकी बात की जा रही थी? मैनर ऑफ वॉकिंग। गेट्स हमने पढ़ा था आपके पैसेज, जब आप पैसेज को दोबारा पढ़ेंगे उसमें लिखा गया था गेट्स, फर्स्ट लाइन में कहीं पे लिखा गया था, उसका मतलब होता है मैनर ऑफ स्पीकिंग, मैनर ऑफ वॉकिंग। तो ये था आपका पहला पैसेज, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पे? सीटीजी कॉन्सेप्ट जॉब यूट्यूब चैनल, इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ये 20 प्रैक्टिस सेट आपको बहुत सारे कंसेप्ट सिखा के जाएंगे, बहुत सारी चीज नई चीजें आप मुझसे सीखेंगे। तो 20 दिन तक मेरे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। ये पहला प्रैक्टिस सेशन था जो आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, आपको साउंड के रिगार्डिंग या फिर किसी भी प्रकार की लाइट इशू कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, ये क्लास करना ना भूलिएगा, दोबारा एक बार फिर से कीजिएगा क्लास को, ताकि आपको चीजें पक्की हो जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।